माला किस्त नंबर 6। कबीरा सदान अपने मरवनी स्टूडियो में खड़ी ऐनक लगाए चंद आर्टिकल्स का जायज़ा ले रही थी। मुख्तलिफ डिज़ाइन के ज़ेवरात डब्बों में रखे थे। वो एक एक को गौर से देखती और आगे बढ़ जाती। कानों में हैंड्स फ्री लगे थे जिनमें फ़रजीन बेगम की परेशान आवाज़ गूंज रही थी। सुना है नगीना बेगम बीमारी के बावजूद ज़ियाद के साथ पाकिस्तान आ गई है। वो जल्द हूर जहाँ के घर जाएगी माला और ज़ियाद का रिश्ता तय करने। लगता है ये वाला आमल बाबा भी नाकाम हो गया। कबीरा बेगम ने मुस्कुरा के एक ज़मुर्द का जड़ाऊ कंगन उठाया और गौर से ऊंचा करके रोशनियों में देखा। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये रिश्ता नहीं होगा, मुझे यकीन है। तुम देखती जाओ, वो बहुत एहतमाद से कह रही थी। लबों पे मुस्कुराहट थी। इस सुबह से दोपहर तक माहिर अपने ऑफिस में काम करते हुए कितनी ही दफ़ा खिड़की में रखे कैक्टस को देख चुका था। वो मुरझाया हुआ लग रहा था। इसकी जड़ें कमज़ोर और रंग भूरा पड़ रहा था। शबनम 2 दफ़ा वजाहत दे चुकी थी। तीसरी दफ़ा पूछने पे वो बुरा मान गई। माहिर बे, मुझसे मीटिंग फिक्स करवा लें, डिनर्स अरेंज करवा लें, जो कहें मैं कर दूँगी, लेकिन मैं पौधों का ख्याल नहीं रख सकती। मैंने पौधे कभी नहीं रखे। आपके साथ रह रह के मैं भी मशीन बनती जा रही हूँ। मालिक इसे आज भी कॉल कर रहा था, लेकिन वो इससे बात नहीं करना चाहता था। मालिक ने मैसेज करके कैफ जमाल की कारगुजारी माहिर को बता दी थी। कैफ की कज़न सफूरा ने कैफ से मालिक का नंबर लेकर इसे कॉल की थी और इसे बहुत सुनाई थी। साथ ये भी बताया कि उन्होंने कैफ से असले के ज़ोर पे जो काम करवाया है इसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा, और ये कि वो लोग इसकी दोस्त के करीब ना जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी आंखों में मैंने कहा था ना वाली चमक थी। बी, मेरे पास वक्त नहीं है। इसने सख्ती से अपनी बात दोहराई। मैंने कहा था कि वो लड़का कैफ जमाल तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें विलन बना के पेश करेगा, लेकिन तुमने क्या कहा? बीरबल, मेरा दिमाग ना खराब करो इस वक्त। तुमने कहा कि बीरबल एक केक बनाने वाला आदमी है। बीरबल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे गुजारा करने वाला आदमी है। वो तन से मुस्कुराते हुए इसे इसके अल्फाज लौटा रहा था। माहिर लब भिंचे भरमी से इसे देखे गया। बीरबल बाप की दौलत लुटाने वाला आदमी है। बीरबल को तो किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता, इसलिए बीरबल की बात क्यों सुनी जाए? फिर कौन दुरुस्त साबित हुआ? माहिर ने इंटर उठाया और दबा दबा सा गिराया। शबनम, नहीं माहिर बे, मेरी पूरी बात सुने। वो मेज़ पे हाथ रखे झुका खड़ा तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। कैफ जमाल ने इसे कहा है कि तुम एक गैंगस्टर हो। तुमने असले के ज़ोर पे इस बेचारे को मजबूर किया था। शबनम भागती हुई अंदर आई और बुखला के इन दोनों को देखा। माहिर ने बाजू उठा के इशारा किया, निकालो इस आदमी को मेरे ऑफिस से। नहीं, मुझे ज़रा अपने स्ट्रीट स्मार्ट भाई से हिसाब किताब तो करने दो। बीरबल, चलो यहाँ से। माहिर का मूड पहले ही ख़राब है। शबनम ने इसे बाजू से थामा और बाहर ले जाने लगी। बीरबल की नसीहत ना सुनने का अंजाम देख लिया ना, वो बुलंद आवाज़ में कहता जा रहा था और शबनम इसे खींच के बाहर ला रही थी। माहिर ने हाथ झुला के जाओ कहा और बदमज़गी से बड़बड़ाते हुए काम की तरफ मतवज्जा हो गया। छोड़ो मुझे, तुम वैसे भी मेरी सेकंड लास्ट फेवरेट हो। बाहर निकल के बीरबल ने हफ्की से अपना बाजू छुड़ाया, फिर कॉलर दुरुस्त किए, बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा के शबनम को देखा। काश मेरा बाप जिंदा होता और ये मंजर देखता, फिर इसे एहसास होता कि इसका कौन सा बेटा ज़्यादा स्मार्ट है। तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी देखता, जिनमें वो तमाम तोहफे दर्ज हैं जो तुम लड़कियों के लिए खरीदते हो, वो भी एक जैसे। किसी दिन तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स एक साथ बैठ गई ना तो तुम बचोगे नहीं। शबनम ने ऐनक के पीछे से इसे घूरते हुए कहा। तुम क्यों जलती हो? वो मुस्कुरा के सर झटक के आगे बढ़ गया। शबनम पैर पटक के रह गई। वो स्टाफ के हाल के सामने से गुजरा तो कई सर उठे, कई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वो सबको मुस्कुरा के सलाम कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और जब एकदम वो रुक गया। लिफ्ट से चंद अफराद निकल रहे थे। इनके पास एक ट्रॉली थी जिनमें सरसब्ज पौधों वाले गमले थे। पौधे? इसने हैरत से अबरू उठाई। हाँ, माहिर ने सारे ऑफिस में पौधे लगाने का कहा है। बीरबल के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट उभर आई। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन शबनम ने इसको कोहनी से वापस खींचा। बिल अदा करो माहिर का, वो जो तुमने अपार्टमेंट और कार को नुकसान पहुंचाया था। बिल? बीरबल ने मुस्कुरा के सर हिलाया। अभी अदा करता हूँ, सूद समेत। बाजू छुड़ा के वो मुस्कुरा के आगे बढ़ा
اس کا رخ کیفیٹیریا کی انچارج خاتون کی طرف تھا جو پودے ارینج کروا رہی تھی۔ آبلہ جم، پیاری آپا، مسکرا کے تابیداری سے انہیں روکا۔ وہ رکی اور اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ خوش آمدید بیربل بے۔ وہ اسے سر ہلا کے دعائیں دینے لگی۔ ماشاءاللہ، کیف تر سبز ہونے جا رہا ہے، وہ سراہتے ہوئے کہنے لگا۔ شبنم ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکوک نظروں سے بیربل کو گھور رہی تھی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ہاں، ماہر بے نے سارے آفس میں پودے لگانے کے لیے کہا ہے۔ جانتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ان کی طرف جھک کے رازداری سے گویا ہوا۔ خاتون چوکنی ہوئی۔ شبنم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ آپ کے ماہر فرید جہاں چھٹیاں گزارنے گئے تھے نا، وہاں کی ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ کسی باغبان کی بیٹی ہے۔ اسی کو خوش کرنے کے لیے ماہر یہ سب کر رہا ہے۔ جہاں شبنم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہاں خاتون نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لمحہ شوق میں گزرا، دوسرے ہی لمحے وہ بڑی ایکسائٹمنٹ میں بولی، واقعی کوئی لڑکی ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، عشق اور مشق چھپائے تھوڑی چھپتے ہیں، ورنہ وہ ہنس کے بولا، اس روبوٹ کو کون بدل سکتا تھا؟ بیربل، شبنم نے زور سے پیر پٹکا۔ بیربل مسکرا کے ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ اپنے باس کو میرا سلام کہنا۔ ایک آنکھ دبائی اور کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتا آگے بڑھ گیا۔ ساتھ ہی وہ زیر لب ہنستا جا رہا تھا۔ اور مانگے مجھ سے بل۔ آبلہ، شبنم پریشانی سے گویا ہوئی، یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹا ہے ایک نمبر کا، پلیز یہ بات آگے کسی کو نہ کہنا۔ توبہ توبہ، میں کیوں کہوں گی، مجھے علم ہے بیربل کی عادت کا۔ سمجھو اس نے بات کی اور ہونٹوں پہ زپ لگانے کا اشارہ کیا اور بات دفن ہو گئی۔ وہ اسے یقین دلاتی آگے بڑھ گئی، البتہ چہرہ ایکسائٹمنٹ سے تمتما رہا تھا۔ شام سے پہلے یہ بات سارے آفس کو معلوم ہو چکی تھی۔ زیاد نے کہا تھا وہ اور نگینا آنٹی اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے، اور وہ آ گئے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے فروٹ باسکٹس اور مٹھائی کے ٹوکرے اندر جاتے دیکھے تھے۔ جیسے روایتی خاندانوں میں ہوتا ہے، سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے اس نے زیاد کا ہاتھ پکڑ کے اسٹک کے سہارے چلتی نگینا آنٹی کو بھی دیکھا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ مالا نے یاسیت سے سوچا کہ ان کا دشمن ایک ہی تھا۔ وہ جس نے اس کی ماں کو بیمار کیا، وہی نگینا آنٹی کو بیمار کر رہا تھا۔ بیمار اللہ کرتا ہے، وہی ہنساتا، وہی رلاتا ہے، جادو تو بس ایک سبب ہے۔ ماہی نے اس کی بات سن کے فوراً سے تبصرہ کیا۔ ماہی کا چہرہ اس وقت اس کے فون کی سکرین پر نظر آ رہا تھا۔ سنگار میں اس کے آنے کے سامنے اس نے فون سیٹ کر رکھا تھا، یوں کہ وہ ماہی کو دیکھ سکتی تھی اور ماہی اسے۔ وہ اپنا عکس دیکھتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ ہلکے نم بال شانوں پہ بکھرے تھے، سبز آنکھوں پہ برا آئی لائنر لگا تھا۔ دائیں بائیں گھما کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک پمپل بھی نہیں تھا۔ شکر، تم نے فیصلہ کر لیا؟ ابھی تھوڑی ہی فیصلہ سنانا ہے، ابھی وہ رشتہ مانگیں گے، پھر کچھ دن بعد ہم انہیں جواب دیں گے۔ ہماری روایات بھول گئی ہو کیا؟ مالا برش سے چہرے پہ فنیشنگ پاؤڈر ہلکا ہلکا ٹپ کر رہی تھی۔ اس نے فروزی دوپٹے کے ساتھ ہم رنگ چکن کاری کی قمیض پہن رکھی تھی جس کے چوڑی دار آستین تھے۔ مگر تم خوش ہو نا مالا؟ ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج خوش ہوں۔ وہ اب چہرے پہ بلش لگا رہی تھی۔ رخسار گلابی پڑنے لگے۔ جو بھی ہو رہا تھا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ مالا، ماہی کھنگاری، تمہیں زیاد پسند تھا یا تھوک نکلا؟ ماہر فرید۔ مالا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ شاکی نظروں سے اسکرین پہ نظر آتی ماہی کو دیکھا۔ ظاہر ہے زیاد، کیف کے بارے میں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک اچھا کلیگ تھا، ایک دوست کی طرح۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا۔ وہ جھنجھلائی۔ لیکن جو وہ تھا وہ نہیں تھا۔ زیاد کم از کم ایک سچا انسان ہے، جو نظر آتا ہے وہی ہے۔ تم اسے ابھی تک کیف کہتی ہو، حالانکہ اس کمبخت کا نام ماہر ہے۔ مالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ اب کانوں میں فیروزی پتھروں والے ٹاپس پہن رہی تھی۔ ویسے وہ کمبخت مل جائے مجھے کہیں، میں نے اس کا منہ نہ توڑ دیا تو۔ ماہی، اس کا ذکر مت کیا کرو، وہ میری زندگی سے جا چکا ہے، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن تم اسے نفرت کرتی ہو مالا، اور نفرت کا تعلق اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا محبت کا۔ ٹاپس پہنتے پہنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں، پھر اس نے سر جھٹکا۔ ماہی، تم اس کو نہ سٹوک کرو گی نہ سرچ کر کے کوئی میسج کرو گی، اچھا؟ اسے ماہی کی عادت کا علم تھا، اس لیے دوبارہ تنبیہ کی۔ اور اگر کبھی اس نے تم سے رابطے کی کوشش کی تو تم جواب تک نہیں دو گی۔
यूं ही एक डर सा था कि वो किसी दूसरे के ज़रिए माला से रब्ता करने की कोशिश करेगा, या शायद उम्मीद थी। माही आगे से हंस दी। मुझसे रब्ते की इसने कोशिश की तो ऐसी तबीयत साफ़ करूँगी कि याद रखेगा, अमीर बाप का बेटा होगा अपने मुल्क में। मेरे हाथ लग गया ना किसी दिन। माही दांत किचकिचा के कह रही थी। इसे इस साइकोपैथ अमीर आदमी पे बहुत गुस्सा था, सिवाय एक के इसे सारे अमीर आदमी बुरे लगते थे। लेकिन माला, तुम वाकई ज़ियाद से शादी कर लोगी? माही ने पुकारा। वो कुछ मुतज़ब्बिब थी। माला जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मुझे मेहमानों के पास जाना है। बात अधूरी रह गई। फिरोज़ी लिबास वाली लड़की ने आने में अपना अक्स देखा और मुस्कुरा दी। फिर इसे अपनी खुशी पे हैरत हुई। वो वाकई बेहतर महसूस कर रही थी। कैफ पस मंज़र में चला गया था। अब सिर्फ ज़ियाद था और उसके लिए ज़ियाद का बढ़ा हुआ हाथ। वो सफ़ेद हील से चलती बाहर आई तो लंबे बाल कंधे पे एक तरफ डाले हुए थे। बाहर लॉन्ज में सब बैठे थे, मोइज़ और माँ एक तख्त पे और सामने सोफ़ों पे नगीना आंटी और ज़ियाद। इसे देख के वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। वो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस था, हमेशा की तरह टॉल, डार्क और हैंडसम। क्लीन शेव, नफासत से कटे बाल और चेहरे पे मुस्कुराहट। नगीना आंटी भी मोहब्बत से उठ खड़ी हुई। इनका चेहरा मज़ीद नहीफ हो गया था। वो तकलीफ़ में लगती थी। अभी तक इनकी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई थी। वो इनके सामने एक सिंगल सोफ़े पे बैठ गई, टांग पे टांग रख ली। माला के आने से पहले ही नगीना आंटी रिश्ते की बात कर चुकी थी। इससे पहले नगीना आंटी ने माँ से इसका रिश्ता आम बातचीत के दौरान मांगा था। इस बात को कई हफ्ते बीत चुके थे। अब वो पूरे चाह से आई थी और रिवायती ख़ानदानों की तरह मोइज़ और माँ ने सोचने का वक्त लिया था। जब तक वो लाउंज में आई, वो सब ख़ानदान वालों की नॉर्मल बातें कर रहे थे। मौसम का हाल, किसके यहाँ क्या चल रहा है। ज़्यादा देर खामोशी से मुस्कुराता रहा। वो भी बस नरमी से मुस्कुराए गई। इन दोनों को आपस में बातचीत की ज़रूरत नहीं थी, बस खामोशी बातें करती रही। आज बहुत अरसे बाद वो खुल के होश हुई थी। इस्तांबुल के इलाके लीवनत में बने कैफ नामी 4 मंजिला विला पे आज की सुबह मुख्तलिफ सी उतरी थी। माहिर फरीद की कार जब गेट से अंदर दाखिल हुई और वो कोट का बटन बंद करता बाहर निकला तो वेले ने आके बढ़ के दांत निकालते हुए कहा, प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑफिस में माहिर बे। माहिर महज हूँ कह के आगे बढ़ गया। ग्लास डोर खुले और सामने कैफ की रिसेप्शनिस्ट नज़र आई। आज इसकी मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही मायनेहेज थी। प्लांट से हमारा स्टूडियो ऑफिस सच सा गया है माहिर बे, इसने मुस्कुरा के कहा तो माहिर ने सर की जुम्बिश से तारीफ़ वसूल की और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। यूं ही इसे महसूस हुआ कि इसके पीछे बैग लेकर आते ड्राइवर उर्दल और रिसेप्शनिस्ट के दरमियान मायनेहेज मुस्कुराहट का तबादला हुआ है। प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं माहिर। लिफ्ट में एक आर्किटेक्ट ने, ऊपर मेन हॉल में डिज़ाइनर के ग्रुप ने, यहाँ तक कि सफाई करते हाकरूब ने भी दांत निकाल के जब कहा तो वो ठिठका। मुड़ के अतराफ़ में नज़र डाली, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। इसे महसूस हो रहा था कि स्टाफ की नज़रें इस पर हैं। कुछ सर ऊपर हुए, दबी दबी हंसी। उस रोज़ वाली जूनियर आर्किटेक्ट इसे देखते ही अपना टैब लिए आ गई। मुस्कुरा के इसे अपना काम दिखाया। अब कैसा बना है? माहिर ने एक नज़र इसके टैबलेट को देखा। सर्कुलेशन ठीक है, लेकिन कहते हैं तो प्लांट से ऐड कर दूं? पलकें झपका के मासूमियत से वो बोली तो वो चौंका। टैब वापस थमाया तो वो हंसी दबाए वहाँ से चली गई। वो इसे सोचती नज़रों से देखने लगा। कोई गड़बड़ थी। इसके ऑफिस के बाहर शबनम का डेस्क रखा था। इसे आते देख के शबनम गड़प से सर झुकाए कुछ तलाश करने लगी। शबनम, वो इसके डेस्क के पास रुका। जी माहिर बे। वो थोड़ी सीने से लगाए दराज में हाथ मार रही थी। कोई बात हुई है क्या ऑफिस में? मुझे कुछ नहीं पता। वो अब पूरी तरह झुक के पेपर बिन में पड़े कागज़ इधर उधर कर रही थी। शबनम, वो दांत पे दांत जमा के बोला, लेकिन वो सर उठाने से इनकारी थी। वो ऑफिस डोर की तरफ बढ़ा। इसी वक्त करीबी कैबिन में मौजूद 2 लड़कियां जो एक साथ एक स्क्रीन पे काम कर रही थीं, माहिर को देख के मुस्कुराईं और सर करीब किए आपस में कहने लगी, लड़की फ्लोरिस्ट है। नहीं, इसका बाप बागवान है। उन्होंने दानिस्ता तौर पर आवाज़ इतनी ऊंची रखी थी कि वो सुन ले। अभी कल ही तो इन दोनों को माहिर से डांट पड़ी थी। बीरबल, इसने मुट्ठियाँ भींच ली। फिर तेज़ी से वापस शबनम के डेस्क तक आया। शबनम जो अभी सीधी हुई थी, इसने फ़ौरन चेहरे के आगे एक फ़ाइल फैला ली।
गार्ड को इतला कर दो, आज से बीरबल फरीद का हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। वो गुस्से से गिराया और फिर रुका नहीं, सीधा अपने ऑफिस में चला गया और दरवाज़ा ठा की आवाज़ से बंद किया। शबनम ने फाइल हटाई और बड़े ही सुकून से रिसीवर उठा के लाइन मिलाई। गार्ड, आज से बीरबल फरीद का 12वीं दफ़ा हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। गेट पे बनी कैनोपी में मौजूद गार्ड ने ताबेदारी से इसका फरमान सुना और फ़ोन रखते हुए साथ वाले गार्ड को मुखातब किया। अच्छा हुआ माहिर बे ने इसका दाखिला बंद किया, कई दिन से वो खाली हाथ आ रहा था। हाँ, इस दफ़ा इसे चॉकलेट बकलावे के बगैर दाखिल नहीं होने देना। हर दफ़ा वो हमें पिस्ता बकलावे से राज़ी कर लेता है। दोनों अफसर जोड़े इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो बीरबल की बेकरी पे बनती थी और इसने अभी तक इन्हें नहीं खिलाई थी। ऊपर माहिर के ऑफिस में शबनम ने हदायत के मुताबिक कैफ जमाल को वीडियो कॉल मिला दी थी। माहिर सीट पर टेक लगाए बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती घंटी देख रहा था। सिलसिला मिलते ही कैफ जमाल का चेहरा रोशन हुआ। वो गालबन अभी भी नींद से जागा था और माहिर फरीद की शक्ल देख के इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। देखें माहिर साहब, वो जल्दी से कहने लगा, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के इसे रोक दिया। पीछे टेक लगाए वो उजली सफ़ेद शर्ट और ग्रे टाई में मलबूस था। तुम्हारा बिजनेस प्लान कहाँ तक पहुँचा कैफ? नरमी से पूछा, चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। बना रहा हूँ, कैफ ने थूक निगला और लहजे को सरसरी सा बनाया। चल, माहिर ने सर झटका, कहा था ना तुम कभी कामयाब नहीं होगे, लूज़र थे और रहोगे। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन नहीं किया। इसने कड़क चाय का गर्मा गर्म मग उठाया और एक घूंट भरा। जानता हूँ आपने किस लिए फ़ोन किया है। कैफ की नींद खुल चुकी थी और जहन तेज़ी से काम कर रहा था। आप यकीनन ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें मुझसे झूठ बोलने का इतराफ़ करवाएंगे ताकि इसकी कापी सफूरा और कशमाला को भिजवा के मुझे झूठा साबित कर सकें। लेकिन मैं आपसे नहीं डरता, मैंने इन्हें कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। माहिर फरीद हल्का सा हंस दिया। हमारे होटल स्वीट की मीटिंग की वीडियो और ऑडियो मेरे पास है कैफ। तुम्हें झूठा साबित करने के लिए वही काफ़ी थी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। फिर क्या चाहते हैं आप? कैफ जमाल इसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माहिर ने इसे पहली दफ़ा फ़ोन किया था। तुमने कशमाला से कहा कि मैंने तुम्हें असलहे के ज़ोर पर डराया था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसने अफसोस से सर झटका। मैं सिर्फ तुम्हारी गलती की तस्हीह के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। इसने चाय का एक और घूंट भरा और अपने कॉलर की नादीदा शिकन दुरुस्त की। तुम मुझे समझ नहीं सके कैफ। देखो, वो वाक़तन समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, जो डील तुमने की थी वो एक माफिया बॉस या गैंगस्टर से नहीं की थी, वो एक सीने पे उंगली रखी बिजनेसमैन के साथ की थी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे असला पसंद नहीं है, मुझे नंबर्स पसंद हैं। नंबर्स इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसने मेज़ पे रखे कागजात उठाए और कैमरे में लहराए। ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बिल हैं, वो तमाम अयाशियाँ जो तुमने इन 3 माह में मेरे खाते से की हैं। कैफ खामोश मगर सोचती नज़रों से इसे देखे गया। माहिर कागज़ से पढ़ के बता रहा था, रेस्टोरेंट के बिल, महंगे गैजेट्स की चाइना और सिंगापुर से इम्पोर्ट, दुबई का एक टूर, होटल बुकिंग, शॉपिंग, खाने, ख़वातीन के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें जो गालबन तुमने तोहफ़ों में दी हैं। तुमने माशाल्लाह 3 माह में 3 कार्ड्स की लिमिट्स ख़त्म की हैं। इसने कागज़ रखे और कैफ जमाल की आंखों में देखा। और 3 माह बाद तुमने हमारी डील तोड़ दी। इसकी मुस्कुराहट अब गायब थी। तुमने कशमाला से झूठ बोला। आप मुझसे किसी बात का इतराफ़ वीडियो कॉल पर नहीं करवा सकते। माहिर ने कागज़ रखे और मुस्कुरा के इसे देखा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बात कही थी? क्या? यही कि $1 मिलियन कमाए नहीं जाते, किसी से लिए जाते हैं। मैंने ये दौलत अपने बाप से ली थी और मुझे अपने बाप की दौलत का ज़िया सहत नापसंद है। सोचो कैफ, फिर मैं वो दौलत तुम्हारे ऊपर क्यों ज़ाया करूँगा? क्योंकि मैं एक अमीर आदमी का एडवेंचर था। आप ये साबित करना चाहते थे कि मैं एक लूज़र हूँ। वो तलख हुआ। नहीं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ और मेरे बाप ने कई साल पहले मुझे एक नसीहत की थी कि अच्छा बिजनेसमैन कभी भी काम मुकम्मल होने से पहले पूरी पेमेंट नहीं करता। वो मुस्कुराया और पीछे टेक लगा ली। मैंने भी नहीं की। मैंने सिर्फ तुम्हारे कर्जे अदा किए और तुम्हें नए जूतों के लिए रकम का एक पैकेट दिया।
तुम्हारे बाकी खर्चों के लिए मालिक ने तुम्हें 3 क्रेडिट कार्ड्स बनवा के दिए थे। तुम्हें कभी कार्ड्स इशू ना होते अगर मालिक अपने ताल्लुकात इस्तेमाल ना करता। फिर कैफ जमाल ने नासमझी से इसे देखा। हमने इन 3 बैंक अकाउंट्स में एक हतीर रकम डाली थी, लेकिन बिल की डेट आने से पहले हम रकम निकाल लेते थे। कहा ना, ये मेरे बाप के पैसे हैं। हमारे नाम की वजह से बैंकर्स को तसल्ली थी कि रकम अदा हो जाएगी। तुम एक के बाद एक कार्ड ख़त्म करते आए और हमने बैंक को तुमसे कांटेक्ट नहीं करने दिया। लेकिन फिर कैफ जमाल, तुमने डील तोड़ दी। 1 मिनट, वो जैसे किसी ख्वाब से जागा, बुखला के इसे देखा। वो क्रेडिट कार्ड्स मेरे नाम पे हैं। मालिक के असिस्टेंट ने मुझे बैंक ले जाके बनवाए थे। इनके बिल्स अदा नहीं हुए क्या? मैं काम मुकम्मल होने से पहले पूरी पेमेंट नहीं किया करता कैफ। मैं ऐसे शख्स के बिल्स क्यों अदा करूँगा जिसने अपनी तरफ की डील तोड़ दी है? नहीं, प्लीज़, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो बुखला के कह रहा था। इसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था, टांगों से जान निकल रही थी। ये लाखों के बिल हैं। मेरे बायोमेट्रिक्स और मेरे शनाख्ती कार्ड्स पे ये कार्ड्स मुझे इशू हुए थे। मैं इन्हें अदा नहीं कर सकता। मगर माहिर फरीद का चेहरा सपाट था, सर्द और सपाट। ये खर्चे तुमने किए हैं, इनका बिल भी तुम ही भरोगे। तुमने कहा था ना कशमाला से कि तुमने माहिर फरीद से पैसे नहीं लिए, तो देखो मैंने तुम्हारी बात सच कर दी। नहीं, प्लीज़ ये ना करें, मैं बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। माहिर ज़ख्मी सा मुस्कुराया और आगे को झुका। ये तुम्हें माहिर फरीद के बारे में झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मैं कशमाला को सच बता दूँगा। मैं कहूँगा आपका कोई कसूर नहीं, मैं सब अपने ज़िम्मे ले लूँगा। अब देर हो चुकी है कैफ, अब तुम्हारी किसी गवाही का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़, इसका सारा खून निचोड़ चुका था। मेरे कोई बासर रिश्तेदार भी नहीं है जो मुझे बचा सकें। सफूरा वैसे ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने कहा ना कैफ जमाल, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे किसी को मारने के लिए बंदूक नहीं उठानी पड़ती। मेरे लिए क्रेडिट कार्ड बिल्स उठा के दिखाए, नंबर्स ही काफ़ी होते हैं। फिर इसने बटन दबा के कॉल बंद की और इंटरकॉम उठाया। मालिक के असिस्टेंट से कहो कि वह बैंक मैनेजर्स को हरा सिग्नल दे दें। हमारा इस आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपनी वसूली इससे खुद कर सकते हैं। स्पाट लहजे में कह के इसने रिसीवर रखा और फिर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसके चेहरे पे किसी किस्म का तर्स या रहम ना था। डील तोड़ने वालों को इसने कभी पूरी पेमेंट नहीं की थी। इस शाम फैज़ी खानम ने इसके लिए अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो इनके चेहरे पे कुछ था जिसको देख के माहिर ठिठक गया। मेहमान आए हैं, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इशारा किया। माहिर की नज़रें जूतों के रैक तक गईं, वहाँ किसी के जूते नहीं थे। इसने चंबे से बूट उतारे और जराबों से चलता हुआ आगे आया। राहदारी अबूर की और सामने लॉन्ग रूम के धाने पे रुका। आतिशदान के साथ रखी दाएं विंग चेयर पे अब्दुल मालिक फरीद बैठा था। सूट में मलबूस, जल से सफ़ेद बाल समेटे, टांग पे टांग जमाए, वो पैरों में चमकते स्याह बूट पहने हुए था। माहिर ने एक नज़र इसके जूतों को देखा। फैज़ी खानम, प्लीज़ मेरे चचा को कारपेट शूज़ ला दें, बहुत ज़ब्त से कहा। फिर कदम कदम चलता आगे आया। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवाने आया हूँ माहिर। वो संजीदगी से सामने खड़े माहिर को देख रहा था और माहिर इसके जूतों को। मुझे अपना वादा याद है, मैं वापस आ जाऊँगा। फैज़ी ने कारपेट शूज़ ला के मालिक फरीद के सामने रखे, लेकिन वो इसी तरह बूट वाला पैर झलाता रहा। और कैफ, मालिक ने अबरू उठाई, मैं इसे भी साथ साथ मैनेज करूँगा। माहिर इसके ज़मीन पर रखे बूट को देख रहा था। मैं कैफ को बंद नहीं करूँगा। कैफ एक फेलियर है, तुम इसमें अपने बाप की कमाई झोंक रहे हो और इसने तुम्हें कभी प्रॉफिट नहीं दिया माहिर। मैं तुम्हारे लिए कैफ को बंद नहीं कर सकता। वापस आने का वादा किया था, आ जाऊँगा, जैसे लाहौर तुम्हारे कहने पे छोड़ दिया था। मालिक चंद लम्हे अफसोस से इसे देखता रहा। बीरबल ठीक कहता है, तुम्हें फेरी टेल्स की तरह एक लड़की का स्वीपर बनने की फैंटेसी है। मैं किसी फेरी टेल में नहीं जी रहा। क्या तुम अपने जूते उतार सकते हो? वो बहुत ज़ब्त से बोला। प्लीज़, अगर मैं तुम्हें वहाँ से ना निकालता तो तुम वापस ना आते। तुम इस लड़की के लिए सब छोड़ के वहीं रह जाते। अफसोस, मैं अपनी मर्ज़ी से वापस आया हूँ क्योंकि मैं एक मशीन हूँ और मुझे पैसा बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। मालिक विंग चेयर से उठा और बूट से चलता हुआ इसके ऐन सामने आया। माहिर ने देखा इसके बूट लाउंज में बस में बिछे सफ़ेद मखमली रंग से 1 फुट दूर थे। उफ,
کاش تم مجھ پہ اعتبار کرنا سیکھ جاؤ، تم مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مالک اس کے چہرے کو دیکھ کے بولا تو انداز میں نرمی تھی۔ اس نے مالک کے بوٹ سے نظریں ہٹا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ماہر ہوں اور ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا بھائی ہو یا اس کے باپ کا بھائی۔ تم نے میرا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ تم مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا، نہ بیربل اور نہ تم، کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا، کاش تم لوگ کرتے۔ وہ کہتا ہے میں عشق کے روگ میں یہ کر رہا ہوں، تم کہتے ہو میں انتقام کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ کسی کو میری اصل وجہ پہ یقین ہی نہیں ہے ماہر، مگر وہ اسی کرب سے کہے جا رہا تھا۔ میں یہ سب اس لڑکی یا انتقام کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں صرف ایک بھائی ہوں جو اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سیاہ سفید لانگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ آج وہاں کسی موم بتی کی خوشبو نہیں تھی۔ میں صرف اپنی حلال کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مینٹل شیف پہ وہ فریم اسی طرح الٹا رکھا تھا۔ ماہر، مالک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ مر چکی ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اٹھایا، آنکھیں ابھی تک گیلی تھیں۔ جس دن وہ مرے گی نا، مجھے یہاں سینے پہ انگلی رکھیں، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے تمہارا اتنا ساتھ دیا جتنا دے سکتے تھے ماہر۔ مالک اب کے بولا تو اس کی آواز میں بھی غصہ تھا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، جب تمہاری ماں اور حلال کی موت کو 2 برس بیت چکے تھے، تو تم ایک صبح ہم سب کی زندگیاں ڈسٹرب کر کے ہمیں وہاں لے گئے، ایک جھوٹی امید دلا کے، اور ہم نے تمہیں وہ سب کرنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ واللہ میں ہمیشہ درست ہوتا ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ مگر اس دفعہ تم غلط تھے۔ تم نے اس جنون کے پیچھے اپنا فوکس کھو دیا۔ تم نے اپنی عمارت پہ ٹھیک سے کام نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا ماڈل بنایا جو عشق کے رنگ میں رنگا تھا۔ اس لیے اب ہمیں مزید مت آزماؤ، اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرو اور واپس آ جاؤ۔ بیربل رہے یہاں، زارا رہے یہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں واپس آنا ہے۔ وہ مالک کے سامنے سے ہٹ گیا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ مالک کے جوتوں کو سفید قالین پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باہر رات کی تاریکی میں ڈوبا باسفورس نظر آ رہا تھا۔ کنارے پہ بندی کشتیوں کے اندر لگے بلب جل رہے تھے، روشنی بھی تھی مگر اندھیرا بھی تھا۔ تم لوگ میری فیملی نہیں ہو مالک، میں وہاں صرف کام کرنے واپس آؤں گا۔ میری فیملی، حلق میں کوئی گولا سا اٹکا، صرف بیربل اور حلال ہیں۔ نان سینس، مالک بڑبڑایا، پھر اسے اپنے پیچھے جوتوں کے جانے کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ بند ہوا۔ وہ مڑا اور فیضی خانم کو پکارا، فرش صاف کریں ابھی، اسی وقت۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ فیضی موب سے فرش صاف کر رہی تھی جب اوپر سے آواز آئی۔ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، بیربل ریلنگ پہ جھکا مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا مشین بھائی سامنے تو نہیں ہے؟ آہستہ سے پوچھا۔ نہیں۔ اور دوسری مشین بھی واپس چلی گئی؟ وہ دبے قدموں سینے اترنے لگا۔ فیضی خانم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ جی، ویسے وہ آپ کے چچا ہیں۔ چچا وہ صرف ماہر کا ہے، مجھے لگتا ہے میں اڈاپٹڈ ہوں۔ پھر چہرے کے زاویے بگاڑ کے مالک کی نظر اتاری۔ بیربل بے شک یہاں رہے، زارا بے شک یہاں رہے، تم واپس آ جاؤ۔ مجھے تو آج تک کسی نے واپس آنے کے لیے نہیں کہا۔ کیوں؟ اب وہ فیضی کے بالکل سامنے آ چکا تھا، رازداری سے بتانے لگا۔ مالک دراصل زارا اور ماہر کی شادی کروانا چاہتا ہے، اور میں چونکہ زارا کے قابل نہیں ہوں، الحمدللہ، چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے، اس لیے مجھ سے اسے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ اپنے چچا کو نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ فیضی نے اپنی الجھن سامنے رکھی۔ بیربل جواب میں ہنس دیا۔ گلاب کو جس نام سے پکارا وہ گلاب ہی رہتا ہے، ایسے ہی مشین کو جس نام سے پکارا وہ مشین ہی رہتی ہے۔ فیضی بھی ہنس دی، پھر چہرے پہ خفگی طاری کی۔ آپ کا بھائی آپ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آپ نے اس کی ورک پلیس پہ فضول باتیں پھیلائی ہیں۔ ارے یار، یہ جو سفید بالوں والا روبوٹ ابھی آیا تھا نا، وہ اس ورک پلیس کو بند کروا کے ہی دم لے گا۔ چند دن میں سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور اس بات کو بھول جائیں گے۔ کار کا ریموٹ ہاتھ میں گھماتا وہ انہیں الوداع کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیضی خانم افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ پھر ایک نظر انہوں نے مینٹل شیلف پہ رکھی کینڈلز کے ساتھ پڑے فریم کو دیکھا، وہ آج بھی الٹا رکھا تھا۔ چلے ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں صبح اتر رہی تھی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور ہر طرف جامنی سا اندھیرا تھا۔ ماہی لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز دوپٹہ لیے تسبیح پڑھ رہی تھی۔
और इबाद किचन में खड़ा अपना नाश्ता बना रहा था। दफ्तर दाने गिराता इसका हाथ रुका। मैं अभी तक इस साइकोपैथ के बारे में सोच रही हूँ। इसके दिमाग से माहिर फरीद नहीं निकल रहा था। गुस्सा, बेबसी, इसे बहुत कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। छोड़ो माही, रात गई बात गई। इबाद ने काफ़ी मेकर के नीचे मग रखा, फिर इससे पूछा, नाश्ता बना दूँ? मेरे ख़ानदान वालों ने देख लिया तो कहेंगे कितना जानमरीद शौहर है। जानती हो, मैंने एक दफ़ा परिंदे पाले थे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। वो अंडे को प्याले में फेंटते हुए कह रहा था। माही सोफे पे नीम दराज गौर से इसकी बात सुने गई। वो बहुत से परिंदे एक पिंजरे में साथ रहते थे, सबकी अपनी अपनी डोलियाँ थीं। इसने अंडा पैन में डाला, शड़ शड़ की आवाज़ आई और अंडे की महसूस महक सारे में फैल गई। जब मादा डोली के अंदर अंडा लगाती, इसका नर बाहर इसका पहरा देता, फिर इसके लिए चोंच में दाना लाता और इसके मुंह में रखता, फिर इसके सर पे चोंच से प्यार करता। वो साथ एक तोस पे आवाकाडो का गुदा फैला रहा था। वो 3 इंच का परिंदा अपनी बीवी का ख्याल रखता था। बतखें भी ऐसे ही करती हैं, मुर्गे भी। किसने सिखाया इन परिंदों को अपनी मादा का ख्याल रखना? अल्लाह ताला ने, ताकि इनसे इंसान भी सीखें। इसने ट्रे में जूस और नाश्ते की प्लेटें सजाईं और फिर इन्हें लिए माही के करीब आया। ये जानमुरीदी नहीं होती, ये वो फितरत है जिस पे मखलूक को पैदा किया गया है। सिर्फ हम इंसान इससे हट गए हैं। माही ने मुस्कुरा के तशक्कुर से इसे देखा। वो नाश्ता इसके सामने रख के अब अपना फ़ोन और बैग उठा रहा था। इसे काम के लिए निकलना था। जब ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स अपनी मादा का ख्याल रख सकते हैं, वो दरवाजे तक गया और बाहर निकलने से पहले रुक के अपनी बात मुकम्मल की। जब बतहा अपनी बतख का ख्याल रख सकता है तो मुझे भी चाहिए कि मैं तवक्कुफ़ किया कि मैं बतौर इंसान अपनी गाय का ख्याल रखूं। माही जो फ़ख्र से मुस्कुरा रही थी, इसकी मुस्कुराहट यकदम गायब हुई। अल्लाह की कसम, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसने कुशन उठा के ज़ोर से बात की तरफ फेंका, लेकिन वो हंसते हुए बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर चुका था। शीशे का दरवाज़ा लॉक करते हुए इसने सोफे पे बैठी गुस्से से लाल सुर्ख होती माही को देखा। वो उंगली उठा के इसकी अगली पिछली नस्लों को कोई वार्निंग दे रही थी। इबाद हंसते हुए आगे बढ़ गया। सामने इसकी कार खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते हुए वो ठिठक के रुका। क्या नाम बताया है माही ने? माहिर फरीद। वो उलझ गया, कहाँ सुना है मैंने ये नाम। फिर पलट के घर की तरफ देखा, माही से पूछे, लेकिन नहीं, इस वक्त वो वापस जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो कार में बैठ गया, लेकिन दिमाग उलझ गया था। इसने ये नाम कहीं सुना था, किसी अखबार में, शायद इंटरनेट पे, या शायद किसी और इंसान से। इसे याद नहीं आ रहा था। इस्तांबुल की वो सुबह जुलाई की दूसरी सुबह से मुख्तलिफ ना थी। धूप की तपश और ठंड साथ साथ थी। माहिर इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। साथ एक शीशे की प्याली में कहवा रखा था। चंद अफराद अभी मीटिंग से उठ के गए थे और वो ग्राफिक टैबलेट पे पेन से कुछ ड्रा कर रहा था। दफ्तर सर उठाया और गर्दन को दाएं बाएं स्ट्रेच किया तो शीशे के दरवाज़ों के पार नज़र पड़ी। शबनम के डेस्क के साथ बीरबल खड़ा था। इसने मुस्कुरा के माहिर को देखा और हाथ हिलाया। माहिर के लम्ब भींच गए। शबनम, इसने इंटरकॉम उठा के सख्ती से पूछा, इसे किसने दाखिल होने दिया? पहली बात, वो आपका भाई है, हम इसे नहीं रोक सकते, ये गैर अखलाकी हरकत है। और दूसरी बात, वो बहुत सारा बकलावा साथ लाया है, वो भी चॉकलेट और पिस्ते वाला। शबनम, तुम इसी वक्त इस नौकरी से फारिग हो। इसने गुस्से से फ़ोन पठा। शबनम ने ओके कहकर रिसीवर रखा और मुस्कुरा के बीरबल को देखा। क्या कहा मशीन ने? मुझे नौकरी से निकाल दिया। बीरबल का मुंह खुल गया, लेकिन शबनम ने ऐनक उतारी और सांस की भाप शीशों पे डाली। इट्स ओके, माहिर मुझे हफ्ते में 2-3 दफ़ा नौकरी से निकालता है, तुम अंदर जाओ। फिर रुमाल से ऐनक साफ़ करते हुए बोली, क्या पियोगे? मैं तरकश कहवा पीऊँगा। और माहिर अपना गुस्सा। बीरबल ने हंस के कहते हुए टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू खींचा और आगे बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो माहिर कुर्सी पर टेक लगाए हाथ रोके इसी का मुंतज़िर था, खामोश, संजीदा। बीरबल ने सफ़ेद टिश्यू लहराया और इसके सामने रखा। ये क्या है? सुलह का झंडा। बीरबल मुस्कुरा के बराबर वाली कुर्सी पे बैठा और टांग पे टांग जमा ली। तुम्हें मनाने आया हूँ भाई, तुम मुझसे नाराज़ हो ना? तुम मेरा सबसे कीमती रिश्ता हो। असल बात बताओ, वो दुकान से बोला। बीरबल ने थोड़ी खुजाई। मेरे कार्ड की लिमिट ख़त्म हो गई है और मेरा अलाउंस आने में 1 हफ़्ता बाकी है। एक तो मेरे अब्बा सारी जायदाद पे तुम्हें सांप बना के बिठा गए हैं, इसलिए प्लीज़ ये नाराज़ी ख़त्म करो,
तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरी छोटी छोटी खुशियाँ बंधी हैं। माहिर बेख्तियार धीरे से हंस दिया, फिर जेब से वॉलेट निकाला और इसके सामने रख दिया। ले लो जो चाहिए। शुक्र है तुम्हारे अंदर अभी इंसानियत बाकी है। बीरबल ने मुस्कुरा के इसके कार्ड्स देखे, फिर मनपसंद कार्ड निकाला और इसे अपने फ़ोन में डालने लगा। मैं अभी तक तुम्हारी माजरत का मुंतज़िर हूँ। यार, बीरबल बदमज़ा हुआ। कार्ड मोबाइल में डाल चुका था तो इसका वॉलेट वापस करते हुए मुंह बनाया। ये लोग तुम्हें साइकोपैथ कह देते हैं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और इतनी सी बात पे तुम खफा हो गए हो। वैसे भी मालिक ने ये ऑफिस जल्द बंद करवा देना है, सब इस बात को भूल जाएंगे। माहिर सर झटक के खिड़की से बाहर देखने लगा। वैसे मैं तुम्हें मिस करूँगा। काश तुम्हें कशमाला कुछ बता देती तो तुम्हें वापस ना जाना पड़ता। इस जिक्र पे इसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं और 2 उंगलियों से नाक की हड्डी मसलने लगा। मालिक ठीक कहता है, मेरे बाप की जगह मुझे ही संभालनी है, इसे कोई और नहीं संभाल सकता। मैं कब तक भागूंगा इस शहर से, इसके लोगों से। मुझे तो कभी किसी ने बराए नाम भी वापस आने के लिए नहीं कहा। अब तो मैंने जेलस होना भी छोड़ दिया है, वो जले कटे अंदाज में कह रहा था। माहिर मुस्कुरा के इसे देखे गया। बीरबल का कोई इलाज ना था। हालांकि मैं भी काज़म फरीद का बेटा हूँ, लेकिन बीरबल से कोई प्यार नहीं करता। जाहिर है जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, इसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। माहिर जो मुस्कुरा के इसे देख रहा था, इसकी बात पे इसकी मुस्कुराहट सिमटी। एकदम वो सीधा होकर बैठा। क्या कहा तुमने? वो चौंक के इसे देखने लगा। बीरबल रुका और नासमझी से इसे देखा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तुमसे कभी जेलस नहीं हुआ। शिश। माहिर ने हाथ उठा के इसे खामोश करवाया। इसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, इसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बुड़बुड़ाया। अब तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो माहिर। जाते वक्त सलीम का कहा गया फिक्रा कानों में गूंजा। माही बाजी सब जानती होती हैं, इन्हें सब की खबर होती है। इसकी बहन, इसकी छोटी बहन। बड़बड़ाते हुए सीधा हुआ और कीबोर्ड पे उंगलियां चलाने लगा। क्या हुआ माहिर? बीरबल अब फिक्रमंद हुआ। मैंने ये सब क्यों शुरू किया था? क्योंकि इसने मुझे कहा था कि हूर जहाँ की बेटी हलाल के बारे में जानती है। मैंने पूछा वो कौन है? इसने जवाब में कहा तुम इस लड़की को जानते हो। और मैंने सोचा कि मैंने हूर जहाँ का नाम कहाँ सुना है। वो याद करते हुए कीबोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। फिर मुझे याद आया कि जो एल्बम मुझे मिला था, इसमें एक लड़की की तस्वीर के पीछे हूर जहाँ का नाम लिखा था। हाँ, इसलिए तुम कशमाला के पीछे गए थे। हाँ, क्योंकि मैं समझा वो एल्बम वाली लड़की की बात कर रहा है। मैं किसी दूसरी हूर जहाँ की बेटी को नहीं जानता था। इसलिए जब मालिक ने बताया कि इसकी एक बहन भी है कनाडा में, तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया। जब बड़ी बहन एक कामयाब कैरियर की मालिक हो, सामने हो, तो दूर बैठी छोटी बहन को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? यही कि मैं गलत नहीं था, मैं सिर्फ गलत बहन के पीछे गया था। इसकी आंखें चमक रही थी। मुझे मालिक ने इसकी बहन की मालूमात दी थी, यही कहीं किसी फोल्डर में थी। मैंने गौर नहीं किया था, क्योंकि माहिर फरीद एक चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड होकर बाकी सबको नज़रअंदाज कर देता है। बीरबल जता के बोला। ये रहा। बिलाहर इसको वो फोल्डर मिल गया। बीरबल इसके साथ झुका स्क्रीन को देखने लगा। वो एक पासपोर्ट की ब्लैक एंड वाइट मध्यम सी तस्वीर थी। इस पे एक स्कार्फ में मलबूस लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था। इसने शायद ये पहले भी देखी थी, लेकिन लोग अपने पासपोर्ट की तस्वीर जैसे नहीं लगते, होते हैं लेकिन लगते नहीं हैं। अब के इसने गौर से नाम पढ़ा, माबीना मुबीन। वो सब इसे माही कहते थे। मैंने इसके असल नाम पे ध्यान नहीं दिया। वो बिलाहर मुस्कुराया। हूर जहाँ की वो बेटी जो हलाल के बारे में जानती है, वो कशमाला नहीं थी। इसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वो ये लड़की थी, हूर जहान की दूसरी बेटी। बीरबल उलझन से इसे देख रहा था। लेकिन इसने कहा था कि वो बेटी जिसे तुम जानते हो, और तुम तो सिर्फ एल्बम वाली लड़की के नाम से वाकिफ़ थे। इस लड़की माबीना को नहीं जानते। किसने कहा मैं इसे नहीं जानता? इसने मुस्कुरा के फ़ोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। इसकी उंगलियां टाइप कर रही थीं। 1 in 50। 1 in 50। 1 in 50 के नाम से महफूज करता एक नंबर सामने आया। माहिर ने इंटरकॉम उठाया और शबनम से कहा कि वो नंबर पे व्हाट्सएप कॉल मिलाए। वो अपने फ़ोन से कॉल नहीं मिलाना चाहता था। बीरबल समझ नहीं सका कि क्यों। वो बस नासमझी से अपने भाई को देखे गया, जो एकदम पुरजोश हो चुका था।
माही खाने के बर्तन काउंटर पे लगा रही थी जब मोबाइल बजा। यही बात के आने का वक्त था। इसने मसरूफ़ से अंदाज में मोबाइल स्क्रीन देखी। किसी दूसरे मुल्क का कोड था। इसके हाथ साफ ना थे, सो एहतियात से उंगली से कॉल कनेक्ट की और स्पीकर ऑन कर दिया। कनाडा में देसी लोग ऐसी स्पैम कॉल्स करते थे स्काइप वगैरह से, और स्कैम करने की कोशिश करते, बैंक अकाउंट नंबर मांगते। टेक्नोलॉजी से नाम बंद बूढ़े गोरे गोरियाँ अक्सर इनके चुंगल में फंस जाते थे। इसे वैसे ही सुबह से बाद और माहिर फरीद पे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। इसने तय कर लिया था कि वो इन दोनों का गुस्सा इस देसी स्पैम कॉलर पे निकालेगी। हेलो, फाड़ खाने वाले लहजे में कह के वो प्लेटें लगाने लगी। माबीना मुबीन, मर्दाना आवाज़ स्पीकर पे गूंजी। इसी वक्त बाहर बात की गाड़ी रुकती दिखाई दी, लेकिन माही का इस तरफ ध्यान नहीं था। यस, कौन? अपना नाम लेने पे वो हैरत से पलटी। मैं माहिर फरीद बात कर रहा हूँ। वो बेचैनी से घूमी, प्लेटें गिरते गिरते बची, मुंह से कमबख्त निकलने ही लगा था। व्हाट? इसका चेहरा सुर्ख हुआ, ज़ोर से प्लेटें रखी और घूम के फ़ोन तक आई। इसकी इतनी मजाल। हेलो माही, वो गालबन मुस्कुरा रहा था। माही माई फुट। इसने दांत खिचखिचाए, चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे कॉल करो? इबाद ग्लास डोर के बाहर खड़ा लॉक खोल रहा था। इसने चंबे से माही को देखा, जो इसकी तरफ पुश्त किए फ़ोन पे किसी से गुस्से में बात कर रही थी। मिस्टर माहिर फरीद, मैं माला नहीं हूँ जो चुपचाप बर्दाश्त करूँगी। मैं माही हूँ। अगर तुम मुझे इसलिए कॉल कर रही हो कि मैं माला से तुम्हारी कोई सिफारिश करूँ, तो मुझे तुमसे मिलना है। मैं वैन को आऊँगा, तुम बताओ कब आऊँ? इसका लहजा बेतकल्लुफ़ था। अंदर आता बात छिटक के रुका। माही की भी आंखें खुल गईं। इसकी इतनी मजाल। ओह हेलो मिस्टर, ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ मैं चुपचाप तुम्हें इस्तांबुल का टिकट कटवाने दूंगी। अगर तुम मेरे शहर में आए तो मैं खड़े खड़े पुलिस बुलवा लूँगी। लेकिन जब तुम मेरे शहर में आई थी तो क्या मैंने ऐसे तुम्हारा इस्तकबाल किया था? वो जहाँ थी वहीं रुक गई, साकत मुतहैयर। बाद भी इसके ऐन अकब में रुक गया। क्या? माही ने नासमझी से कहा। मैं? कब? मैं लोगों के नंबर इनके नाम से महफूज नहीं करता, इसीलिए तुम्हारे नंबर का नाम मैंने 1 in 50 रखा हुआ है। माही का सांस जहाँ था वहीं रुक गया। इसे लगा वो हिल नहीं सकेगी। 1 in 50? याद आया मैं कौन हूँ? नहीं तो मैं बताता हूँ, वो संजीदगी से कह रहा था, और इसकी आवाज़ माही के घर में गूंज रही थी। मैं माहिर फरीद हूँ। मैं माहिर फरीद हूँ, और मैं अपना वक्त और पैसा कभी ऐसी जगह खर्च नहीं करता जहाँ से मुझे फ़ायदे की उम्मीद ना हो। और तुम्हारे ऊपर माबीना मुबीन, मैंने बहुत कुछ खर्च किया। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ मैं कब तुम्हारे शहर आऊँ? वो बिल्कुल सफ़ेद चेहरा लिए सुन रही थी। लब खुले के खुले रह गए। 1 in 50? नामुमकिन। पीछे खड़ा इबाद खामोशी से आगे आया। माही गुमसुम सी बात को देखे गई। इसने संजीदगी से फ़ोन इसके हाथ से लिया। मैं माही का शोहर इबाद बात कर रहा हूँ, माहिर फरीद साहब। माही सांस रोके से देख रही थी, पलक झपके बिना। हम वैनकूवर में नहीं रहते, हम इसके करीब चिली विक में रहते हैं। आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू इबाद। इसने मुस्कुरा के फ़ोन रख दिया। माही अभी तक शल थी। तुमने इसे घर बुला लिया? मुझे याद आ गया था, ये वही आदमी है, वो वाहिद अमीर आदमी जिसको तुम दुनिया का सबसे मेहरबान आदमी कहती थी। ये बात संजीदा था, और अगर यही माला का कैफ है तो माला इसके बारे में गलत है। मैं अपने घर के दरवाजे इस शख्स पे बंद नहीं कर सकता जिसने मेरी बीवी पे 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा एहसान किए हों। हम इससे मिलेंगे और इसकी बात सुनेंगे, वो हतमी लहजे में कह रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे माहिर ने रिसीवर रखा तो देखा बीरबल के लब अभी तक हैरत में खुले थे। वाइबे, तुम इसकी बहन को कैसे जानते हो? मालिक को मेरा पैगाम देना, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। मैं अपनी बहन को फिर से ढूंढने निकल रहा हूँ। वो कोट का बटन बंद करते उठा तो बीरबल साथ ही खड़ा हुआ। मगर तुम इसकी बहन को कैसे जानते हो? माहिर हल्का सा मुस्कुराया। बहुत दिन बाद वो अपनी जोन में वापस नजर आया था। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी कभी मैं कुछ क्रेजी किस्म की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चीज़ों पे नहीं, इंसानों पे। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि इंसान पे की गई इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी काम आती है। फिर इसने स्क्रीन पे खुली पासपोर्ट पिक्चर की तरफ इशारा किया। ये लड़की मेरी एक इन्वेस्टमेंट है
اور یہ حلال کے بارے میں جانتی ہے۔ کیسے، کیوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی بہن کو واپس ضرور لاؤں گا، مالک کو بتا دینا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا۔ اندر آتے ہی وہ سیدھا میز تک آیا اور الٹا رکھا فریم سیدھا کیا۔ وہ ایک بری آنکھوں والی 9 سال کی لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کے بال بیربل جیسے گھنگریالے تھے اور اس کے گال میں ایک ڈمپل پڑتا تھا۔ تصویر کے کونے میں قلم سے لکھا تھا، لالی، میرے لیے درخت ہمیشہ سے بہترین استاد رہے ہیں۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں جب وہ رہتے ہیں جنگلوں میں اپنے قبیلوں اور خاندانوں کے ساتھ، لیکن میرے دل میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی تنہا کھڑے درخت کو۔ وہ ہوتے ہیں اکیلے لوگوں کی طرح، عظیم تنہا لوگ۔ ان کی بلند ترین شاخوں سے دنیا سرسراتی ہوئی گزرتی ہے اور ان کی جڑیں لامکان میں پیوست ہوتی ہیں، لیکن وہ خود کو ان سب میں کھو نہیں دیتے۔ وہ اپنی ساری زندگی کوشش کرتے ہیں اپنے قوانین کے تحت چلنے کی، خود کو اپنے اصل قدم تک پہنچانے کی۔ کیا زیادہ مثالی اور مقدس ہوگا ایک خوبصورت مضبوط کھڑے درخت سے؟ اور جب ایسے درخت کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے گول تنے میں تم اس کی تاریخ پڑھ سکتے ہو، اس کے سالانہ دائرے، اس کے زخم، ساری تکلیف جو اس نے دیکھی، اس کی بیماریاں اور خوشیاں، سب وہاں رقم ہوتا ہے۔ تنگ دست سال کے دائرے اور خوشحال برس کے دائرے، وہ حملے جو اس نے برداشت کیے، وہ طوفان جو اس نے جھیلے۔ اور ہر کسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے سخت اور نفیس لکڑی ہوتی ہے اس درخت کی، جس کے دائرے سب سے تنگ ہوتے ہیں، اور سب سے مضبوط اور نہ تباہ ہو سکنے والے درخت اگتے ہیں بلند پہاڑوں اور پرخطر چوٹیوں پر۔ درخت خانگاہیں ہیں، جس کو ان کی زبان سننی پڑتی ہے وہ جان سکتا ہے ان کا سچ۔ وہ علم یا تصورات نہیں پڑھاتے، بلکہ وہ سمجھاتے ہیں زندگی کا قدیم ترین قانون۔ ایک درخت کہتا ہے تم سے کہ میری قوت ہے میرا ایمان۔ میں نہیں جانتا اپنے باپ دادا کو یا ان اولادوں کو جو ہر بہار میرے بیج سے جنم لیں گی۔ میں صرف اس بیج کی زندگی جی رہا ہوں جس سے میں خود نکلا ہوں۔ مجھے اس بیج کو اس کی بہترین بلندی پہ پہنچانا ہے، ایک مکمل درخت بن کے۔ مجھے اپنی جہد مقدس رکھتی ہے، اور جب تم پریشان ہوتے ہو تو یہ درخت تمہیں کہتے ہیں تم پریشان اس لیے ہو کہ تمہاری راہیں تمہیں اپنی ماں اور اپنے گھر سے دور لے جا رہی ہیں، لیکن ہر وہ قدم جو تم اٹھاؤ گے وہ تمہیں دراصل ماں کے قریب لے جا رہا ہے۔ گھر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، انسان کا گھر اس کے من میں ہے، یا وہ کہیں نہیں ہے۔ ہر قدم گھر کی طرف ہی جاتا ہے، ہر قدم نیا جنم ہوتا ہے، ہر قدم موت ہوتی ہے، ہر قبر ماں ہوتی ہے۔ درخت ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، جیسے ان کی زندگیاں ہم سے لمبی ہوتی ہیں۔ جس نے بھی درختوں کی زبان کو سننا سیکھ لیا وہ کبھی بھی درخت نہیں بننا چاہتا، وہ کچھ بھی نہیں بننا چاہتا سوائے اس کے جو وہ خود اصل میں ہے۔ یہی ہے تمہارا گھر اور یہی ہے تمہاری خوشی۔